हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज हैप्पी सरस्वती पूजा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, वो जो ज्ञान बिंदु वाले बिट्टू सर जो चला रहे हैं दरोगा सीरीज, उसमें जो करंट अफेयर्स जो चलाया गया है, तो चलिए, तो आज से वो करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। मेरी कुछ कुछ छूट गई है, तो मैं धीरे धीरे कंप्लीट सारे बुक को कंप्लीट करूँगी। तो चलिए अभी पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। दी है बट कोई बात नहीं है, पढ़ लेते हैं। उल्लेखनीय है कि फिलिस्तीन शरणार्थी समस्या के स्थायी समाधान के अभाव में महासभा ने बार बार UNRWA के अधिदेश को नवीकृत किया है। अब देख, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि। सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम ने लिथुआनिया के बुनियस में आयोजित यूरोप परिषद सम्मेलन के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु। विदित हो कि यह पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है जो जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देते हुए AI प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों को संबोधित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य मानव अधिकारों और लोकतंत्र की सुरक्षा के साथ AI नवाचार को संतुलित करना। इसका आधिकारिक नाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर यूरोप परिषद हेमवर्ग कन्वेंशन है। यह 50 से भी अधिक देशों द्वारा समर्थित है। यह संधि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देते हुए हानिकारक AI परिणामों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख AI डेवलप्स के साथ साथ जापान, कनाडा, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य प्रतिभागी भी शामिल हैं। इस संधि में AI सिस्टम के डिज़ाइन की विकास, इस्तेमाल और डिकमिशनिंग के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यद्यपि यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन इसके
इसके उल्लंघन पर किसी भी प्रकार के दंडात्मक प्रतिबंध या जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान का अनुपालन मुख्य रूप से निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को अपनाया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का पहला साधन है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में अब देख ग्लोबल डिजिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में जीडीएस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल सहयोग एवं शासन के लिए एक साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। जीडीसी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि यह सुरक्षित, भरोसेमंद एवं टिकाऊ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक कूटनीतिक साधन है। यह सरकारों, निजी क्षेत्रों, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को प्रत्याहित करता है। जीडीपी इस विचार पर आधारित है कि डिजिटल तकनीकें सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को सक्षम कर संभावित लाभ प्रदान करने के साथ ही गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न कर रही है। जीडीपी अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के मानदंडों के आधार पर डाटा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के शासन में वैश्विक सहयोग का प्रस्ताव करता है। जीडीसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने 2 पैनल स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल एआई शासन पर वैश्विक संवाद के लिए पैनल जीडीसी के संभावित लाभ। जीडीसी के संभावित लाभ क्या है? तो डिजिटल समावेश को बढ़ावा, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा, नैतिक मानकों की स्थापना, साइबर सुरक्षा चुनौती का समाधान क्या है? तो नवाचार को प्रोत्साहित करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, जवाबदेही पर बल। जीडीसी में विद्यमान कमियां: बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं का अभाव, डिजिटल विभाजन, गोपनीयता और डाटा सुरक्षा, विनियामक चुनौतियां, हाशिए पर पड़े समूहों का बहिष्कार, कार्यान्वयन संसाधन का अभाव, तकनीकी तटस्थता।
उत्तर कोरिया रूस पारस्परिक रक्षा संबंध संधि 12 नवंबर 2024 को उत्तर कोरिया ने रूस के साथ एक ऐतिहासिक पारस्परिक रक्षा संधि की पुष्टि की है। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम के नेता किम जोंग उन ने 12 नवंबर 2024 को रूस के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी की संधि की पुष्टि करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जबकि रूस की संसद ने 26 नवंबर 2024 को इस संधि की पुष्टि की। मुख्य बिंदु यह संधि पहली बार 19 जून 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भव्य राजकीय यात्रा के प्योंगयांग में हस्ताक्षरित हुए थे। इसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे पर आक्रमण होने की स्थिति में तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराने होंगे। जून में जब किम ने पुतिन के साथ समझौता पर सहमति जताई थी, तो उन्होंने इस समझौते को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया था और सैन्य समझौते को रूस और उत्तर कोरिया के बीच गठबंधन जैसा बताया था। उत्तर कोरिया के साथ सुरक्षा सहयोग में कई महीनों से वृद्धि हो रही है, जिसमें रूस को हथियारों का कथित हस्तांतरण तथा यूक्रेन में रूस के युद्ध में सहायता के लिए हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती शामिल है। दक्षिण कोरियाई, अमेरिकी और यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के अनुसार कम से कम 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को यूक्रेनी सेना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा। उत्तर कोरियाई सैनिकों में से अधिकांश को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में तैनात किया गया, जो अगस्त 2024 में रूसी क्षेत्र में कीव के आश्चर्यजनक आक्रमण के बाद से आंशिक रूप से यूक्रेनी नियंत्रण में है। उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र। अक्टूबर 2024 में पुर्तगाल के ओजोरेस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा ने समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़ी संरक्षित
संरक्षित समुद्री क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य वैश्विक समझौता के तहत वर्ष 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और समुद्र को संरक्षित करने के संयुक्त पृष्ठ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह समुद्री संरक्षित क्षेत्र लगभग 300 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह गहरे समुद्र के प्रवाल जल चापीय छिद्र और समुद्री प्रजातियों सहित पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं और कमजोर समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा। अज़ोरेस द्वीप समूह के बारे में अज़ोरेस द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में 9 द्वीपों का एक समूह है। तो कैसा समूह है? तो 9 द्वीपों की एक समूह है। ये ज्वालामुखी द्वीप है जो अज़ोरेस पठार से उत्पन्न हुई। यह द्वीप समूह अज़ोरेस ट्रिपल जंक्शन के ऊपर स्थित है। अज़ोरेस ट्रिपल जंक्शन पर दुनिया की 3 मुख्य टेक्टोनिक प्लेटें यूरेशिया, उत्तरी अमेरिकी और अफ्रीकी मिलती है। पिको द्वीप पर स्थित माउंट पिको इस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना सितंबर 2024 में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर $10 अरब के अपने हितों का कार्य शुरू करने की घोषणा की। विदित हो कि अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता से उभरी सुरक्षा चिंताओं और संघर्ष के कारण परियोजना में लगातार देरी हो रही थी। मुख्य बिंदु यह परियोजना एक प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन परियोजना है जिसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से 3 दक्षिण एशियाई देशों में सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस स्थानांतरित की जाएगी। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन परियोजना में से एक है। तापी नाम तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भारत का संक्षिप्त रूप है। तो क्या है? तापी का पूरा नाम क्या है? टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान, आई से हो गया इंडिया। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग 1814 किलोमीटर है। इसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन
के रूप में भी जाना जाता है। इस परियोजना का शिलान्यास 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, जिसे वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना था। इस पाइपलाइन का निर्माण पश्चिमी अफगानिस्तान में कंधार हेरात राजमार्ग के साथ और फिर पाकिस्तान में क्वेटा एवं मुल्तान के माध्यम से किया जाएगा। इस पाइपलाइन का अंतिम गंतव्य भारत की सीमा के पास पंजाब का फाजिल्का शहर होगा। इस परियोजना के तहत तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिस गैस क्षेत्र से एक पाइपलाइन अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और फिर भारत में आएगी। परियोजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान प्राकृतिक गैस का 42% हिस्सा तथा अफगानिस्तान का 16%। भारत के लिए निहितार्थ उल्लेखनीय है कि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण भारत की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। यह परियोजना इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करती है। तापी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती है। ऊर्जा स्रोत में विविधता लाने से ऊर्जा आयात के लिए किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने में भी मदद मिलती। तापी गैस पाइपलाइन भारत तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय सहयोग राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी। हाल ही में लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह पर एक हमला हुआ है। इस सीरियल ब्लास्ट में करीब 8 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 2,800 लोग घायल हुए हैं। ये विस्फोट पेजर से किए गए। पेजर क्या है? पेजर एक ऐसा डिवाइड है जिसका इस्तेमाल मैसेज सेंड करने और रिसीव करने के लिए किया जाता है, जो कि 1919 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में फ़ोन का युग आने से पहले पेजर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। इसका इस्तेमाल खासकर डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी सेवाओं के प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता था, क्योंकि यह भरोसेमंद माना जाता था।
अब हम पेजर के काम करने की बात करें तो यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। जब किसी को मैसेज भेजना होता है तो पेजर नेटवर्क उस मैसेज को सेंड करता है जिसे पेजर डिवाइस रिसीव करता है। जब कोई संदेश आता है तो यह बिप या वाइब्रेट करता है, इसलिए इसे बीपर और ब्लीपर भी कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह के इंटरनेट और कॉलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह पहाड़ी इलाकों या दूर दराज के क्षेत्रों में ज़्यादा फायदेमंद होता है। मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क वीक होने वाली जगहों पर भी पेजर काफ़ी भरोसेमंद डिवाइस था। भारत चीन समझौता। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एक खास समझौता किया गया है, जिसमें पूर्वी लद्दाख में डेपसांग और डेमचौक से दोनों देशों की सेना के सैनिक पीछे हट रहे हैं और कुछ दिनों बाद वहाँ साल 2000 के अप्रैल वाली स्थिति बन जाएगी और गश्त शुरू होगी। बता दें कि 2020 वहाँ भी था। 2020 से इस इलाकों में गश्त नहीं हो रही थी। गौरतलब है कि हाल ही में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में भारत और चीन ने रूस के काजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 5 वर्षों में पहली द्विपक्षीय वार्ता की, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध से प्रभावित हुई है। क्या है भारत और चीन के बीच हुआ समझौता? तो भारत और चीन के बीच डेपसोंग और डेमचौक से दोनों देशों की सेनाओं को हटाने का समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करना है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने डेपसोंग और डेमचौक क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जाना जाता है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ने की उम्मीद है और यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी फायदेमंद है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा से किस प्रकार भिन्न है? एलओसी कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में तय की गई युद्ध विराम रेखा से उभरी है। इसे 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद एलओसी के रूप में नामित किया गया था। इसे दोनों सेनाओं के DGMOS द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर चित्रित किया गया है और इसे कानूनी समझौता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। एलएसी केवल एक अवधारणा है और इस पर दोनों देशों द्वारा सहमति नहीं है, न ही इसे मानचित्र पर चिह्नित किया गया है। डेप सॉन्ग मैदान और डेम चौक का सामरिक महत्व क्या है? डेपसोंग मैदान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि एएलपी के नियंत्रण से सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के नियंत्रण को खतरा है, जिससे भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान दोनों ओर से घिर जाती है। चीन और पाकिस्तान के दोहरे हमले की स्थिति में सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की सैन्य स्थिति अत्यधिक कमजोर हो जाएगी। यहाँ मौजूद समतल भूमि के कारण भारतीय सेना इसे लद्दाख में सबसे सुभेद क्षेत्र के रूप में निर्देशित करती है, जो मशीनी युद्ध के लिए उपयुक्त हैं और ऑक्साइड चीन क्षेत्र तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। डेम चौक पर नियंत्रण ऑक्साइड चीन क्षेत्र में चीनी गतिविधियों और हल चलाने पर प्रभावी निगरानी की अनुमति देता है। यह सड़क और संचार संपर्क को बढ़ावा देता है, जो त्वरित सैन्य लामबंदी तथा सैन्य सहायता के लिए आवश्यक है। इस मुद्दे पर चीन से चला आ रहा है। इन मुद्दों पर चीन से चला आ रहा है विवाद। यह सड़क और संचार संपर्क को बढ़ावा देता है, जो त्वरित सैन्य लामबंदी तथा सैन्य सहायता के लिए आवश्यक है। इस मुद्दों पर चीन से चला आ रहा है विवाद। डेपसोंग मैदान यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। डेपसोंग कहाँ पे है? तो लद्दाख के उत्तरी भाग में है। ये क्षेत्र जो है ना, लद्दाख
लद्दाख के उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ पहले भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ देखी गई है। डैम को डैम चौक यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है और यहाँ भारत तथा चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद रहा है। पैंगोल झील यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख टकराव का बिंदु है जहां चीनी सैनिक इस क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। गोगारा और हॉट स्प्रिंग ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित LAC पर यथास्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है और हाल के वर्षों में यहाँ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध देखा गया है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है और हाल के वर्षों में यहाँ भारतीय और चीन सैनिकों के बीच गतिरोध देखा गया है। ऑक्साइड चेन भारत चीन से 3,448 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये सीमा लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से होकर गुजरती है। ये सरहद तीन क्षेत्रों में बटी हुई है। पश्चिम क्षेत्र यानी लद्दाख, मध्य क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड और पूर्व क्षेत्र यानी सिक्किम का अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी क्षेत्र में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का मानना है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। 1914 में समझौते के तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर सीमा खींची गई थी, जिसे मैकमोहन लाइन कहा गया। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया। डोकलाम भूटान में। वैसे तो डोकलाम भूटान और चीन का विवाद है, लेकिन ये सिक्किम सीमा के पास पड़ता है। ये ट्राई जंक्शन है जहाँ से चीन, भूटान और भारत नज़दीक है। भूटान चीन इस पर दावा करता है। भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। 2017 में 2.5 महीने तक डोकलाम पर भारत चीन के बीच तनाव था। 2017 में इस पे बीच जो है ना तनाव था। आतंकवाद भारत चीन में आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अलग रुख तनाव का कारण
बनता है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर अबुल असगर और ताल्हा साइद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पर वीटो किया था। बुनियादी ढांचा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा चली आ रही है। कई बार चीन की ओर से सीमा के पास कब्जा करने के लिए अस्थायी निर्माणों को देखा गया है। वहीं कुछ मामलों में तो दोनों देशों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ा है। समुद्री सुरक्षा। एक दशक में हिंद महासागर में भारत चीन भू राजनीतिक तनाव का प्रभाव भारत की बढ़ती चिंताओं में से एक बन गई है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति और गतिविधियां भारत के लिए चिंता और चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत चीन साझेदारी और वैश्विक संभावनाएं। कार्यान्वयन विघटन प्रक्रिया के बाद डी-एस्केलेशन और डी-एक्शन होना चाहिए, जो एक धीमी और जटिल प्रक्रिया होगी, जिसके लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होगी। विश्वास की कमी। भारत और चीन के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण विश्वास की कमी से प्रभावित हुई है। विश्वास का निर्माण और समझौता का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। व्यापक मुद्दे। सीमा मुद्दा जटिल। भारत चीन समझौता का सिर्फ एक पहलू है। स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए व्यापार असंतुलन एवं भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सहित व्यापक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। 1980 के दशक से भारत और चीन अपने सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं। वुहान 2018 और चेन्नई 2019 जैसे नेताओं के बीच अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों में रणनीतिक संचार और सहयोग पर जोर दिया गया। अनसुलझा सीमा मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है, जिससे कभी-कभी तनाव पैदा होता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और इसका वैश्विक प्रभाव।
हमास को समाप्त करने के लिए गाजा पट्टी में इजराइल के ज़मीनी हमले के कारण इजराइल हमास के बीच चल रहा संघर्ष और बढ़ गया है। इसने संघर्ष के चरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संभावित संघर्ष के बाद के चरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। विवाद का कारण इजराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव तथा ब्रिटेन के लग्जर ऑफ नेशनल मैंडेट से हुआ है। यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग यूं तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदी के ऊपर फिलिस्तीन का पक्ष दोनों पक्षों के मध्य चल रहे इस संघर्ष के बीच फिलिस्तीन चाहता है कि वर्ष 1948 में पूर्व फिलिस्तीन के लोगों की जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल करना चाहिए तथा उन्हीं भौगोलिक स्थिति पर फिलिस्तीन के शरणार्थियों को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। फिलिस्तीन की मांग है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए और वहां पर फिलिस्तीन के स्वायत्त शासन को स्वीकार किया जाना चाहिए। फिलिस्तीन का कहना है कि यरूशलम और पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। इनमें से पश्चिमी हिस्से पर बेशक इजराइल का अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाए, लेकिन पूर्वी हिस्से को फिलिस्तीन को दे दिया जाना चाहिए तथा इसे फिलिस्तीन देश की राजधानी स्वीकार किया जाना चाहिए। इजराइल का पक्ष क्या है? अब इजराइल का कहना है कि पूरे यरूशलेम पर केवल इजराइल का अधिकार होना चाहिए और इजराइल की उस पर संपूर्ण प्रभुत्व प्रदान की जानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग यरूशलेम को जल्दी से जल्दी इजराइल की मुख्य राजधानी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण। इस संघर्ष में अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इजराइल का पक्ष लिया है। अमेरिका का मानना है कि इजराइल को अपने आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और अपनी आत्मरक्षा करने के दौरान यदि वह किसी दूसरे देश पर सैनिक कार्यवाही करता है तो इसे किसी भी
दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। अमेरिका के इस पक्षधारिता का मुख्य कारण अमेरिका में यहूदियों की आबादी इजराइल में उपस्थित यहूदियों की आबादी से कहीं अधिक है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीकी के क्षेत्र में यहूदी का बहुमूल्य योगदान है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने खुलकर फिलिस्तीन का पक्ष लिया है और उन्होंने फिलिस्तीन के दावे को मूर्त रूप देने पर बल दिया है। इसके अलावा विभिन्न अरब देशों ने तथा इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी फिलिस्तीन के दावे को ही सही माना है और उसे लागू कराने के लिए वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रयास किए हैं। भारत का दृष्टिकोण इस संघर्ष के दौरान भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का सहयोग किया है। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस संघर्ष से संबंधित विवाद उठा है तो भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। 1992 ईस्वी में पहले भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे। 1992 ईस्वी में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध की शुरुआत की थी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष पर भारत ने हमेशा यह मत व्यक्त किया है कि दोनों देशों को हिंसा का परित्याग करना चाहिए और शांतिपूर्ण वार्ता के साथ समस्या का समाधान करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इजराइल द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी पर प्रतिबंध। हाल ही में इजराइल संसद ने 2 कानून पारित किए जो गाजा में लोगों को सहायता प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी इतना के काम को खतरे में डाल सकते हैं। इजराइल द्वारा पारित हालिया कानून। इजराइल द्वारा पारित हालिया कानून के तहत इजरायली क्षेत्र में UNRWA की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ ही उसके साथ संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे तथा उसे एक आतंकवादी संगठन माना जाएगा। ये कानून इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच सबसे निम्न स्तर का संकेत देते हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय द्वारा यूएन को अधिसूचित किए जाने के 60 से लेकर 90 दिनों के बाद ये कानून लागू हो जाएंगे। इस कानून से गाजा में सहायता वितरित करने की पहले से ही नाजुक प्रक्रिया के ध्वस्त होने का खतरा है। इजराइल के अनुसार इन कानूनों का उद्देश्य गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता को प्रभावित करना नहीं है। हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
इजराइल बना एशियाई विकास बैंक का सदस्य। हाल ही में इजराइल एशियाई विकास बैंक का सदस्य बना, जिससे अब एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की संख्या 69 हो गई है। एशियाई विकास बैंक के बारे में, यह एशियाई प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्थान है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। रूस यूक्रेन संघर्ष एक नए अध्याय की ओर। भारतीय कूटनीति। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन भारत ने अब इस युद्ध को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस और यूक्रेन की यात्रा के बाद अब इस जंग के खत्म होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बीते दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान जारी कर इस युद्ध में भारत की मध्यस्थता की इच्छा जताई थी। पुतिन ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन और ब्राज़ील को भी मध्यस्थता करने को कहा है। लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर ही टिकी हुई है कि भारत इस युद्ध को रुकवाने की क्षमता रखता है और ये युद्ध रुकवा सकता है। पृष्ठभूमि। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। रूस और यूक्रेन में कई समझौते के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से कार्य महत्वपूर्ण था। संघर्ष का कारण शक्ति संतुलन। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिम दोनों ने इस क्षेत्र में सत्ता संतुलन को अपने क्षेत्र में रखने के लिए लगातार संघर्ष किया है। पश्चिमी देशों के लिए बफर जोन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर जोन है।
काला सागर में रूस की रुचि। काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले यह पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। काला सागर तक पहुंच संभवतः तटीय एवं पड़ोसी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे, यह क्षेत्र माल एवं ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन गलियारा है। यूक्रेन की नाटो सदस्यता यूक्रेन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से गठबंधन में अपने देशों की सदस्यता में तेजी लाने का आग्रह किया है। रूस ने इस तरह के एक कदम को रेड लाइन घोषित कर दिया और अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन तक इसकी पहुंच के परिणामों के बारे में चिंतित है। काला सागर या बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से घिरा है। ये सभी नाटो का देश हैं। नाटो देशों और रूस के बीच इस टकराव के कारण काला सागर सामरिक महत्व का क्षेत्र है और एक संभावित समुद्री फ्लैश पॉइंट है। वर्तमान स्थिति, रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इसने देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिस कारण हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियासतें प्राप्त करने के लिए रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोपीय संघ द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई विश्व के समक्ष एक बड़ा संकट उत्पन्न कर देगी और अब तक इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस पर विचार या बातचीत नहीं की गई है। भारत का रुख, भारत ने रूस से ही युद्ध की निंदा करते हुए दोनों पक्षों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और क्षेत्र अखंडता का आदर करने और कूटनीति के द्वारा समाधान खोजने का आग्रह किया है। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सर्बिया और हंगरी तक जाकर लौट गए। वे यूक्रेन नहीं गए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा का चहु और स्वागत हुआ। अपनी बहुचर्चित यूक्रेन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हम तटस्थीय नहीं हैं। हमने रूस से ही एक पक्ष चुना और
और वह पक्ष शांति का है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा थी। वे 1.5 महीने पहले रूस की यात्रा पर भी गए थे। तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि युद्ध का समाधान जंग के मैदान में नहीं मिलता है। अब बांग्लादेश का तख्तापलट। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसके देश और सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जिसके विवाद के पीछे सेंट मार्टिन द्वीप को शक की निगाह से देखा जा रहा है। विदित हो कि इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच शेख हसीना ने भारत में शरण लिया है। तात्कालिक कारण के रूप में सरकारी नौकरी में कोटा के मुद्दे को देखा जा सकता है। सेंट मार्टिन द्वीप। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के पीछे अमेरिका की भूमिका की संभावना होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यदि शेख हसीना ने बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी होती तो बंगाल की खाड़ी में उसे बेस बनाने की अनुमति देती तो वह सत्ता में बनी रह सकती थी। द्वीप के बारे में सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बंगाल और म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है। यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे से 9 किलोमीटर दूर है। 7.3 किलोमीटर लंबा यह द्वीप समुद्र तट से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाह द्वीप है और समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल है। ये पृष्ठभूमि। यह द्वीप लगभग 5000 वर्ष पहले टेक्नॉफ प्रायद्वीप का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। लगभग 450 वर्ष पूर्व वर्तमान सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिणी उपनगढ़ पुनः उभरते तथा इसके बाद के अगले 100 वर्षों में द्वीप के उत्तरी और शेष भाग समुद्र तट से ऊपर उठ गए। बांग्लादेश के लिए महत्व। रणनीतिक स्थान। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश म्यांमार समुद्री सीमा के निकट स्थित है। यह बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह बांग्लादेश के विशेष आकस्मिक क्षेत्र EEZ संबंधित समुद्री दावों को पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक क्षमता। सेंट मार्टिन द्वीप के आसपास का जल समुद्री संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें मछली वो संभावित रूप से हाइड्रोकार्बन शामिल है। इस द्वीप में पर्यटन की भी अत्यधिक क्षमता है। यह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। पर्यावरणीय महत्व।
यह द्वीप पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जो प्रवाल भित्तियों, समुद्री कछुआ एवं विभिन्न महत्व प्रजातियों सहित विविध समुद्री जीवों का आवास है। जैसे विविधता संरक्षण और द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए इसका पर्यावरणीय संरक्षण महत्वपूर्ण है। महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सितंबर 2024 में चार देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड ने महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन करने के लिए तालिबान अफगानिस्तान के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू करने की पहल की। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का होमवर्क यहीं पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट कल मैं डालती हूँ।